हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, तो हम जो है दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए लेक्चर 4 से हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था की जो है विशेषताएँ क्या था, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि एकता व्यवस्था कौन लाया था, वो तो हम देख चुके हैं। इसकी विशेषता क्या था, कौन-सी शासक के काल में एकता व्यवस्था की क्या मतलब रीति-रिवाज था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला हम बात देख लेते हैं कि एकता व्यवस्था की विशेषता क्या-क्या था उसके बारे में। तो एकता व्यवस्था की हम बात करते हैं विशेषताएँ में हम बात करते हैं कि केंद्रीयकरण का जो है तत्व की हम बात करते हैं तो कहीं अधिक जो है प्रबल था। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो हमारा जो एकता व्यवस्था था, एक तो केंद्र पर होता था और केंद्र पर होने के साथ-साथ राज्य में से क्या किया जाता था, जो वहाँ से कर वगैरह वसूला जाता था, वो केंद्र में जो है एक तरह से दिया जाता था। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीकरण का जो एक तरह से शक्ति था, वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रबल हो गया था। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्य तथा अमीरों के बीच जो है एक तरह से हम बात करते हैं सामंजस्य लाने का जो है प्रयास किया गया। ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र में क्या होते थे, सुल्तान होते थे, या फिर एकता व्यवस्था की हम बात करते हैं जो खूत मुकद्दम चौधरी होते थे, जो राजस्व की वसूली वगैरह करते थे। वो क्या काम करते थे कि जो केंद्र के होते, केंद्र की खजाना में जो है वो भेजते थे। तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि जो अमीर, हम देखेंगे अमीर के क्या फीचर्स था उसके बारे में हम देखेंगे। तो अमीर और एक तरह से हम बात करते हैं केंद्र के बीच जो है सामंजस्य लाने का जो है प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी हम देख सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि विकसित प्रशासनिक ढांचा को जो है एक तरह से जो प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है कि केंद्र के पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित शक्ति था, जिससे क्या होता था कि छोटे-छोटे ग्रामीण स्तर पर भी जो है भू राजस्व की जो है वसूली वगैरह किया करते थे। ठीक है? क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि एकता व्यवस्था क्या था, कि कौन शासक लाया था, इल्तुतमिश ने लाया था। इन सभी चीज़ों को पढ़ा चुके हैं, तो हमें लग रहा है जो कंटिन्यू होगा उनको समझ में आ रहा होगा। जो आप कंटिन्यू अगर नहीं है वीडियो में, तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट का वीडियो है, आप पीछे करके पीछे 1-2 पार्ट है उसको देख लीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। करना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था की विशेषता में और कुछ देखना है तो देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि दूरस्थ क्षेत्र को जो है केंद्र से जो है जोड़ा गया। ठीक है? ये तो मान ही सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो छोटे-छोटे स्तर पर जो है केंद्र के साथ जो है लिंक स्थापित किया गया था एकता व्यवस्था के आधार पर। ये आपका मेंस का पॉइंट से आप इसको काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट मान सकते हैं। बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ कि एकता व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि इस्लामी शक्ति का जो है प्रसार हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बात करते हैं तुर्को लोग आने से पहले हमारे यहाँ क्या होते थे, सरदार होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, ये सारे लोग होते थे। लेकिन जब एकता व्यवस्था की जो प्रणाली शुरू हुआ तो एकता व्यवस्था में क्या होता था कि जो छोटे-छोटे स्तर पर होते, या तो फिर अलग-अलग स्तर पर क्या होता था कि वो उनके उनके सेनापति हो गए, उनके सरदार वगैरह हो गए, उनके द्वारा नियुक्त किया गया क्या होते थे, अधिकारी वगैरह होते थे। तो इसी आधार पर हम यह मान सकते हैं कि जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ कि इस्लामी शक्ति का जो है प्रसार हुआ। ठीक है? ये थोड़ा एकता व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। एकता व्यवस्था में क्या, इस एकता व्यवस्था में जैसे खूद हो गए, मुकद्दम हो गए, चौधरी हो गए, इन सभी को जो है अधिकार दिया जाता था एकता वसूलने का। तो क्या यह जो है वंशानुगत था? तो ऐसा जो नहीं था। वंशागत जो पद था उसको जो है एक तरह से जो है हतोत्साहित यानी ख़त्म करने का जो है इसमें प्रयास किया गया था। तो एक ये भी पॉइंट हम मान सकते हैं कि जो हमारा एकता व्यवस्था था दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था होने के कारण क्या हुआ कि जो इससे पहले जो पद का जो वंशानुगत का प्रक्रिया जो चलता था, वो पद की वंशानुगत प्रक्रिया जो है समाप्त हो गया। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था में बात करते हैं सुल्तान की क्या-क्या भूमिका होता था। तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर सुल्तान के पास अगर शक्तियाँ कमज़ोर हैं, और एक तरह से हम बात करते हैं सुल्तान के पास शक्तियाँ अधिक है, अगर सुल्तान निर्णय लेने में कठोर निर्णय है, एकदम शक्तिशाली है, उसकी बातों में दम है, तो फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। देखो, अगर सुल्तान अगर सुल्तान अगर कमज़ोर हैं, तो सुल्तान कमज़ोर होने के साथ क्या होता था कि जो मुफ्ती होते थे या खुद मुकद्दम चौधरी वगैरह होते थे, वो अपने आप से जो है जो सुल्तान होते थे, सुल्तान की अपेक्षा वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र फ़ील करते थे, स्वतंत्र समझते थे, कभी-कभी स्वतंत्र व्यवहार भी कर लेते थे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर सुल्तान का नियंत्रण कारा होता है, तो खुद मुकद्दम चौधरी पर जो है एक तरह से जो कारा नियंत्रण स्थापित किया जाता था।
ये खुद मुकदम और चौधरी क्या होता था, तो गांव का एक तरह से हम बात करते हैं सरपंच होता था। ध्यान देने वाली बात है कि जो खूत हो गए, मुकदम हो गए, चौधरी हो गए, ये गांव का सरपंच होता था। लेकिन इसको जो है सुल्तान यानी कि दिल्ली के सल्तनत के द्वारा जो शासक होते थे यानी सुल्तान होते थे, उनके द्वारा क्या किया जाता था, इनको राजस्व वसूलने का जो है अधिकार दिया जाता था। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या था और नहीं था, क्योंकि हमने कहीं क्वेश्चन देखे थे बीपीएससी का हम 69 था का बीपीएससी हम देखे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम सोच देखिए क्वेश्चन तो मैं भी ऐसे लगा, तो फिर हम कहे कि नहीं, पद की बात कर रहा है, तो उनका गांव में सरपंच का पद होता था। और समझ सकते हैं। चलिए, बताया जाता है कि जैसे जैसे केंद्र की शक्ति का जो है विस्तार हुआ, वैसे वैसे मुक्ति की शक्ति में कटौती होती है। यहाँ तक तो क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि जो केंद्र था, केंद्र की शक्ति में विस्तार होगा तो क्या करेगा, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो छोटे छोटे उनके मुकदम हो गए, चौधरी हो गए, इन सभी को जो है शक्ति में कटौती करना शुरू कर देगा। और वो केंद्र के जो सुल्तान है अपने अधिकारी या फिर अपने द्वारा नियुक्त अधिकारी को यहाँ पर डालेंगे। क्यों भाई, सरदार को नियुक्त करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सुल्तान का भी कभी कमज़ोर होता था तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। इसी आधार पर हम मान सकते हैं। क्या बोला गया है कि बताया जाता है कि जैसे जैसे केंद्र की शक्ति का जो विस्तार हुआ, वैसे वैसे मुक्ति की शक्ति में क्या होता गया, कटौती होती गई। ठीक है, फिर स्थानीय प्रशासन के विकास के बाद बात करते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी हम बात करते हैं, केंद्र की उपस्थिति और बढ़ गए। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, केंद्र की शक्ति में विस्तार हुआ तो मुक्ति का कटौती कर दिए गए। और फिर क्या हुआ कि स्थानीय प्रशासन का अगर विकास हो गया तो क्षेत्रीय स्तर पर बात करते हैं, केंद्र की उपस्थिति और बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके गांव में, सिंपल भाषा में समझाते हैं, आपकी गांव में अभी मान लेते हैं कि मुखिया वगैरह शासन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके सीएम जो आपको राजधानी में बैठता है, ठीक है, अगर मान लेते सीएम के पास अगर पावर ज़्यादा हो जाए तो वो एक काम क्या करेगा, पहले तो जिला पर अधिकार करेगा, जिला पर अधिकार करने के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर अधिकार करेगा, जो ब्लॉक लेवल पर अधिकार करने के साथ साथ आपके गांव पर भी अधिकार करके वहाँ पर अपना शासन वासन जो है स्थापित कर सकता है। तो इसके लिए उसके पास पावर होनी चाहिए, उसके अच्छा खासा मंत्रिमंडल होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री भी होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसी आधार यही बात यहाँ समझाया गया है कि जैसे जैसे केंद्र का जो शक्ति होता था, वो अगर शक्ति में काफ़ी ज़्यादा विस्तार होगा तो क्या हो गया कि जो क्षेत्रीय मुक्ति का एक तरह से शक्ति कटने लगा। और बात करते हैं स्थानीय स्तर का जो प्रशासन था, उसमें विकास होने लगा। और फिर हम बात करते हैं जो स्थानीय स्तर, आप यहाँ पर क्षेत्रीय नहीं, आप स्थानीय भी समझ सकते हो। तो स्थानीय स्तर पर क्या हुआ, केंद्र की उपस्थिति जो है और ज़्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भू राजस्व की हम बात करते हैं व्यवस्था। तो क्या तुर्कों के आने से पहले हमारे जो भारत में भू राजस्व की व्यवस्था का रीति रिवाज प्रचलन में था? तो ऐसा बताया जाता है कि हाँ, तुर्कों के आने से पहले जो है भारत में जो है भू राजस्व वसूलने की जो एक तरह से जो परंपरा था, जिसे हम बात करते हैं भाग भोग के रूप में जो है लिया जाता था। और बात करते हैं कि भाग का जो अर्थ होता था भू राजस्व होता था, भोग का अर्थ होता था शुल्क होता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कर का अर्थ होता था अतिरिक्त शुल्क। एक बात और बताया गया है कि जो धर्मशास्त्र के आधार पर हम बात करते हैं, कर की राशि का जो है कितना निर्धारित किया गया था, तो कुल उत्पाद का हम बात करते हैं 6वां भाग था। ठीक है, ये धर्मशास्त्र के आधार पर बताया गया है कि जो भाग भोग के रूप में जो कर लिया जाता था, वह कर जो है जो आपका उत्पाद होता था, उस उत्पाद का जो कितना परसेंट होता था, यानी कि कौन सा भाग होता था, 6वां भाग होता था। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को हम यहीं पर फिर विराम दे रहे हैं, जो कि लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ। और हम लोग लेक्चर 5 से हम देखने वाले हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो भू राजस्व व्यवस्था था वह किस प्रकार था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 5 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिविज़न कीजिए। कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई भी आपको कंप्लेन हो, वीडियो, वॉइस या किसी भी प्रकार से, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे। धन्यवाद।